हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सर के लॉ। तो मोशन में न्यूटन सर ने 3 लॉज दिया था। ठीक है, पहले से शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है क्या? ठीक है, स्टेट उसका डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करते चलते हैं। फर्स्ट लॉ, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन it will not change its state of motion unless an external unbalanced force if a body is in rest or uniform motion, it will not change its states of motion unless an external unbalanced force is applied। ठीक है, एकदम सिंपल है, समझ में तो आ गया होगा। पढ़े कहीं इसको कि कोई भी बॉडी जिस भी स्टेट ऑफ मोशन में है वो उसी में रहना चाहेगा। एकदम सिंपल। अगर कोई चीज स्थिर रहे एक जगह, वो उसमें रहना चाहेगा। कोई चीज़ चल रही है तो वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगा। वो नहीं चाहे कि मैं रुक जाऊँ। अगर कोई चीज़ रुका हुआ तो वो नहीं चाहेगा कि मैं चलूँ। ठीक है, तो वो जिस भी स्टेट में वो उसी में रहना चाहेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है, रुका हुआ तो समझ में आता है। कोई चीज़ अगर किसी बॉल को लिया, हमने ज़मीन पर रख दिया तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो कुछ समय के बाद रुक जाती है, पर उसे कोई धक्का देकर रोकता तो है नहीं, सामने से कोई फोर्स लगा के उसे रोकता नहीं, फिर भी वो रुक जाती है। यानी वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं, अगर आप पृथ्वी पे हो और बॉल को ही लेते हैं, ज़मीन पे लुढ़का देते हैं, रोल कर देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जाके रुक जाएगा। अगर प्लेन सरफेस है फिर भी वो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा। तो रीज़न क्या है? जब एक बॉल रोल करता है तो बॉल का सरफेस और जो ज़मीन का सरफेस है वो आपस में रब होंगे, फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स उसे रोकता है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, वहाँ पे ग्रेविटी भी तो काम कर रही है ना। ग्रेविटी भी तो उसे पकड़ के रखनी चाहेगी ना। तो जैसे जैसे आगे जाएगा उस पर्टिकुलर जगह पर ग्रेविटी है वो उसको पकड़ के रखना चाहेगी, बट वो आगे चलते जाएगा पर वो पकड़ के रखने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल, आप दौड़ रहे हो और 10 लोग आपको रोक रहे हैं। पहले से आप नहीं रुके, दूसरे से नहीं रुके, तीसरे से नहीं रुके, चौथे से नहीं रुके, लास्ट में 10वां तो आपको रोक लेगा, क्योंकि बाकी 9 लोगों ने तो आपकी स्पीड कम कर दी, तो 10वां तो आपको रोक लेगा, वो फोर्स लगाएगा। उसी तरह जब भी कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट ज़मीन पे जा रहा होता है या हवा में ही रहता है, अगर पृथ्वी पे है तब की बात हो रही है, तो उसको रोकने के लिए 2-3 चीज़ जिम्मेदार होती है। पहली फ्रिक्शन, अगर सरफेस पे है तो ठीक है फ्रिक्शन काम करेगा और ग्रेविटी काम करेगी। और अगर उसके सामने से हवा चल रहा है तो एयर ड्रैग, ठीक है, हवा भी उसको धकेलेगा, घसीटेगा, अपने साथ लेके जाएगा। तो ये 3 चीज़। अब मान लेते हैं एक प्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, वहाँ तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ तो ज़मीन के साथ कोई उसका कांटेक्ट नहीं है, तो वो तो वहाँ फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, बट वहाँ पे एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा रहता है, ग्रेविटी काम कर रही है, उसका अपना मास है, तो ये सब चीज़ें काम करती है। अब मास बहुत ज़्यादा है तो उसको ग्रेविटी खींचेगी तो ज़्यादा जल्दी आएगा, वजन ज़्यादा तो ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा। ठीक है, एयर ड्रैग जितना ऊपर जाएंगे, हवा का जो हमारे ऊपर प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा, वो फोर्स हम लोग ज़्यादा फील करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को पृथ्वी पे रोकने के लिए। अब आप यही स्पेस में चले जाओ, वहाँ पे गन फायर कर दो, ठीक है, ना जाने वो बुलेट कहाँ जाने वाली, उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। ठीक है, वो कभी रुकेगी नहीं रुकेगी, क्या होगा किसी को पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वहाँ उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही न्यूटन सर का पहला लॉ बोलता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनटिल और अनलेस उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, ये तो क्लास 9 का हमने पढ़ लिया। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट लॉ। ठीक है, जीके भी सुधर जाएगा इससे। इंडिया में एक प्रोजेक्ट है भी, हाइपर लूप नाम से। ठीक है, ट्रेन है, हाइपर लूप ट्रेन, और ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। ठीक है,
फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कोई भी चीज मोशन में है तो वो नहीं रुकेगा जब तक उससे फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, एक ऐसा ट्रेन बनाया जिसपे फ्रिक्शन, अगर ट्रेन चल रही है तो पटरी पे चलती है, ठीक है, तो फ्रिक्शन काम करता है। तो उन्होंने एक ऐसा ट्रेन डिजाइन किया जहां फ्रिक्शन गायब, फ्रिक्शन है ही नहीं, बच गया। ट्रेन चल रही है स्पीड से तो एयर ड्रैग काम करेगा, हवा हटा दिया, वो ऑलमोस्ट वैक्यूम कर दिया, ठीक है। बचा ग्रेविटी, तो ग्रेविटी काम करती है बट इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ग्रेविटी, अगर आप बहुत स्पीड से कोई आपके सामने से निकल जाए तो आप उसको रोक पाओगे, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर कोई स्पीड से कोई गाड़ी जाए 40-50 के स्पीड से, आप उसको हाथ दे कर रोक लोगे, नहीं रोक पाओगे। 10 लोग भी मिल जाए तो उसको नहीं रोक पाएंगे। हाँ, 10-12 हज़ार मिल जाए तो भले रोक लें, लेकिन 10 लोग नहीं रोक सकते। वही चीज़ ग्रेविटी का होता है कि जैसे अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ठीक है, ये सरफेस है, तो यहाँ की ग्रेविटी इसको रोकेगी, ना कि यहाँ की ग्रेविटी इसको अपने और खींच के रोकेगी, बोलेगी भाई रुक जा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ की रोकेगी। तो जितनी ग्रेविटी, जो सरफेस में ग्रेविटी है वो उसको पार्ट बाय पार्ट रोकेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी की ग्रेविटी मिलकर उस चीज को नीचे खींचेगी, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो अगर स्पीड ज्यादा है तो उस पर ग्रेविटी जो काम करेगी वो थोड़ी सी कम करेगी, लॉजिकल, ठीक है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना है, लेकिन जो टाइम है वो कम है, तो उसका फोर्स कम पड़ेगा। तो देखो हाइपरलूप ट्रेन क्या है, तो ट्रेन चलती है ट्रैक पे, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे इंजीनियर्स ने क्या किया कि ट्रैक हटा दिया, पाइप बना दिया, ठीक है, टनल्स, अब टनल बोलो, टनल बना दिया, ठीक है, टनल बना दिया। और ये प्रोजेक्ट जो चलेगी, फर्स्ट टाइम जो चलेगी वो पूना टू मुंबई, ठीक है। प्लेन से ये डिस्टेंस जो है वो आपको अप्रोक्स 3.5 से 4 घंटा, 3.5 से 4 घंटा। बट हाइपरलूप ट्रेन, ये हाइपरलूप ट्रेन आपको यही ले जाएगी 1.5 से 2 घंटे, यानी ऑलमोस्ट आधा। तो सोच लो प्लेन से भी ज़्यादा स्पीड चलने वाली। देखो यहाँ न्यूटन्स लॉ को कैसे यूज़ किया गया। न्यूटन सर ने क्या बोला कि रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए मूविंग बॉडी को। इन्होंने बोला क्या क्या रोक सकता है, ग्रेविटी, एयर ड्रैग, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और एयर ड्रैग हटा देते हैं, ठीक है। इन्होंने एक टनल बनाया जिसमें उस ट्रेन को चलना है, और ट्रेन में चक्के नहीं दिए। अब आप बोलोगे चक्के नहीं दिए तो भाई चलेगा कैसे, सोचने वाली बात है। अगर ट्रेन में चक्का ही नहीं तो वो चलेगा कैसे। तो इसको चलाया मैग्नेट से, ठीक है। एक पॉट लिया, एक वेसल लिया, जैसे मेट्रोज में होते छोटे छोटे कैबिन जैसे, आदमी को बैठाया और भर दिया इसके अंदर, ठीक है, भर दिया। अब टनल का जो ऊपर का सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे, और जो नीचे का सेक्शन है यहाँ पे, मान लेते हैं ऊपर में नॉर्थ पोल जनरेट किया, नीचे में साउथ पोल जनरेट कर दिया, ठीक है। और ये सारे टनल्स हैं एक स्टैंड पे टिके रहेंगे, ठीक है। जैसे फ्लाईओवर्स को आपने देखा होगा स्टैंड पे टिके रहते, वैसे ये भी टिके। पर इनका इस स्टैंड्स की खासियत है, इसके अंदर फैंस लगे हुए हैं, ठीक है, पंखे, जिस टनल में बनने वाले हवा को नीचे निकाल लेंगे। हवा निकल गया, एयर ड्रैग खत्म, ठीक है। 3 प्रॉब्लम थी, ठीक है। न्यूटन लॉ जो बोलता है कि एक्सटर्नल फोर्स, तो 3 एक्सटर्नल फोर्स रोक रही थी, फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, ग्रेविटी। ग्रेविटी का कुछ नहीं कर सकते, अगर स्पीड ज़्यादा है तो ग्रेविटी का असर भी खत्म होने लग जाएगा। तो बच गए 2 चीज़, फ्रिक्शन, एयर ड्रैग। तो जो टनल्स बने उनके नीचे वैक्यूम, पंखे लगा दिए, ठीक है। तो हवा खींच लिया, एयर ड्रैग खत्म। दूसरा, जो टनल है वो मैग्नेटिक है, यानी ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ मान लेते हैं। तो ट्रेन जो आपको जिस वेसल में ये लोग भर के बैठा के आपको उस टनल में भरने वाले हैं, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो भी नॉर्थ कर देंगे और नीचे के हिस्से को साउथ कर देंगे। अब देखो फिजिक्स बोलता है कि नॉर्थ नॉर्थ दूर भागेगा, साउथ साउथ दूर भागेगा। तो देखा जाए तो आपका ट्रेन उड़ रहा है, ठीक है। फिजिक्स में एक टर्म है लेविटेशन। अब जो लोग MCU वाले फैंस होंगे उनको ये पता होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक उड़ते रहता है, क्लॉक ऑफ लेविटेशन के नाम से, ठीक है। लेविटेशन का मतलब होता है फ्लो करना, फ्लोट करना। तो अब देखो, अब यहाँ पे अपोजिट पोल्स, सेम पोल्स है तो उड़ाएगा, ऊपर सेम पोल्स है तो ऊपर सटने नहीं देगा। तो आप जिस पॉट में बैठे हुए हो, आप जिस वेसल में बैठे हुए हो, आपको इसमें बैठा के उस टनल में भर दिया गया, वो कंटेनर तो भैया उड़ रहा है हवा में, ठीक है।
अब इसको यहाँ पे फैन लगा दिया, मोटर लगा दिया और बैक साइड में, और ज़रा सा प्रेशर बना देगा, ठीक है, पंखा चलाएगा तो हवा बनेगा। उसको हवा अगर इधर की ओर जा रहा है तो आपका जो ट्रेन है या फिर जो जिस वेसल में, वो आगे की ओर जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये कहीं टच तो हो नहीं रहा है, फ्रिक्शन हो गया खत्म। हवा जो भी बन रही है उसको ये सारे जो स्टैंड्स है वो उसको सक कर लेंगे, हवा भी निकल गया, फ्रिक्शन खत्म, एयर ड्रैग खत्म, बच गया ग्रेविटी। और इसकी स्पीड इतनी होगी, ग्रेविटी कुछ खास काम कर नहीं पाएगी। अब बहुत लोग बोलेंगे तभी रुकेगा कैसे, अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये रुकेगा कैसे। तो जैसे जैसे पंखे से स्पीड दिया जा रहा, तो अगर उसको उल्टा घुमाएंगे या फिर दूसरी साइड से घुमाएंगे तो क्या होगा, धीरे 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 उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, तो वैसे रुक भी जाएगा, ठीक है। तो यही है हाइपर लूप ट्रेन, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उसको आप फोर्स लगा के रोको ना, ठीक है। अब फोर्स हो, मस्कुलर फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। तो अब पढ़ते हैं हम लोग सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ बोलता है क्या, सबसे पहले वो जान लो। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। बस यही एक लाइन जो है सेकंड लॉ को बहुत आराम से एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। तो अब देखो, जो इसका जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। यानी अब इसको ऐसे लिखो, एकदम टेक्निकल टर्म में लिख लो, फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, इसीलिए पी शॉर्टकट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दो रिलेशंस मिल रहे हैं, पहला फोर्स और टाइम का, दूसरा फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का, ठीक है। फोर्स और मोमेंटम का, फोर्स और टाइम का। तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज को डेल से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। ओ सॉरी, पी क्यों है, फोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दो रिलेशंस मिल रहे हैं, एक फोर्स का टाइम के साथ, एक फोर्स का मोमेंटम के साथ, ठीक है। तो पहला मोमेंटम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दो केसेस है, टाइम और मोमेंटम, तो पहले मोमेंटम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले चेंज इन फोर्स और मोमेंटम को, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल, एक बॉल ले लो, इसका स्पीड है इस वक्त 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस पर फोर्स अप्लाई किया, 1 लात मारी इसे, इसने स्पीड पकड़ा, एक पॉइंट हमने देखा कि ये जो इसका स्पीड था इस बॉल का वो था 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बॉल का जो मास है वो है 2 kg, ठीक है। तो इसका भी 2 kg और इसका भी 2 kg ही रहेगा। तो चेंज कहाँ हुआ, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 हो गया। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, फोर्स और मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम जान लो, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो देखो पॉइंट ए के लिए मास 2, वेलोसिटी 0, तो हो गया 0, और यूनिट लिख देते हैं, तो केजी मीटर पर सेकेंड। वही बी, मास तो 2 का 2 रह जाएगा, वेलोसिटी गया है हमारा बढ़ 4 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स की मोमेंटम मिल गया हमें, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज निकालते हैं P, तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी फिजिक्स में आप चेंज निकालते हो तो क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी के केस में यही करते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे वही करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो भैया सिंपल सा देख लो, पी बी माइनस पी ए, तो आंसर आएगा 4
kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं केस 1, केस 1। ठीक है, इसको भी 1 दे देते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, इसी बॉल को, ठीक है, अभी 0, कोई स्पीड नहीं है, किक मारा, ज्यादा ताकत लगा दी इस पर। ठीक है, उस समय एक पर्टिकुलर फोर्स लगाया था, इस बार फोर्स ज्यादा लगा है तो इसका स्पीड बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ज्यादा लगाओगे तो किसी भी चीज का स्पीड बढ़ जाएगा, तो ये स्पीड हो गया 4। ठीक है, तो पॉइंट ए पे तो वैल्यू सेम रहेगा 0, पर पॉइंट बी का चेंज हो जाएगा 8। अब केस 2 का, ठीक है, केस 1 था, अब ये केस 2 है। ठीक है, तो केस 2 में कितना चेंज आ जाएगा, 8 kg मीटर पर सेकेंड, पीबी माइनस पी है। ठीक है, तो देखो चेंज इन मोमेंटम वहां पे 4 था, ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया। हमने जब ज्यादा ताकत लगाई तो चेंज भी क्या है, वो भी बढ़ गया। ठीक है, अगर ताकत कम लगाएंगे तो जो चेंज है वो भी कम हो जाएगा, यानी मोमेंटम का जो चेंज है वो भी कम काउंट होगा। यहाँ पे हमने केस 2 में ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा मिला, वहां पे कम अप्लाई किया तो कम मिला। तो ये चीज क्या बताता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम का, यानी अब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा चेंज मिलेगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिलती है कि फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीज याद रखना, इसको यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेते हैं क्योंकि सेकेंड लॉ जब एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर्स और टाइम का रिलेशन। अब बात कर लेते हैं फोर्स और टाइम का रिलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रिकेट सबको खेला है, सबको देखा है। ठीक है, आपने देखा होगा यूजुअली जब प्लेयर खड़े हैं, किसी ने जोर से शॉट मारा और उसने सडन कैच पकड़ लिया, उसी पॉइंट पे रुक गया। ठीक है, उसी पॉइंट पे रुक गया, हरकत करने का समय नहीं मिला उसे, तो उसे जोर की चोट लगती है, एकदम जोर से लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे वो जो फोर्स जिस ताकत से बॉल आ रहा था, उस फोर्स को कम करने का उसके पास टाइम नहीं था। ठीक है, तो वो फोर्स एकदम फुल पावर में उसको स्ट्राइक करेगा, उसे जोर की चोट लगेगी। बट वही जब प्लेयर अपने हाथ को पीछे की ओर ड्रैग कर लेता है, शॉट मारा, कैच है, तो यूजुअली क्या करते हैं, ऊपर लेते हैं फिर उसको नीचे ले आते हैं। तो क्या करते हैं, पकड़ तो वहां लिया लेकिन उसको तुरंत नीचे लाता है, जिससे उसका जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो जैसे टाइम बढ़ेगा तो हाथ पर जो स्ट्राइक करने का जो टाइम है वो कम है, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, पर वही टाइम को बढ़ा दिया। ठीक है, टाइम बढ़ गया तो अब उनके हाथ पे जो फोर्स लगेगा, जो बॉल ने जो फोर्स एक्सर्ट किया, वो फोर्स कम हो जाता है, जिससे उन्हें कम चोट लगती है या फिर ना लगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि फोर्स जो है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा आप टाइम लोगे फोर्स उतना कम होता चला जाता है, और अगर टाइम नहीं लोगे या कम टाइम लोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इस एग्जाम्पल से हम लोगों को समझ में आता है कि फोर्स और टाइम का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो डेफिनेशन से हमें दो चीज मिल गई। बोल डेफिनेशन क्या था, सेकेंड लॉ क्या स्टेट था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, तो देखो, तो वहां दो चीज मिला, टाइम और मोमेंटम। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो इक्वेशंस हम लोग को मिल गया। अब यही दोनों इक्वेशन जो है हमें फोर्स का जो डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला है जो कि सेकेंड लॉ बोलता है, वो हमें यही दोनों देने वाले हैं। ठीक है, इनको मर्ज कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों को अगर एक साथ लिखे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाय T, सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P क्या होता है, मास वेलोसिटी। ठीक है,
मास और वेलोसिटी, तो डेल एम वी डिवाइडेड बाय टी हो गया। अब देखो भैया, मास तो चेंज होने से चाहे धरती पर नापो या चांद पे, कोई फर्क पड़ना नहीं है इसको। तो चेंज बोला भैया, मास को छोड़ो, चुपचाप जाके वेलोसिटी से चिपक जाते हैं, ठीक है। और ये टी पूरे में है, ठीक है। अब देखो फोर्स, मास को अलग कर लेते हैं इनटू ये चीज डेल वी बोलने का क्या मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। चेंज तो यही होगा ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फोर्स एम वी फाइनल वेलोसिटी यू इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। टी तो भैया जैसे था वैसे था, और v माइनस यू जो है वो चेंज आ गया। अब आप याद करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो बोलता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और यहां से हमें a की जो वैल्यू मिलती है वो होती है v माइनस यू बाय टी। अब देखो यही सेम चीज आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है। यही सेम चीज आपको यहां दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, v माइनस यू बाई टी को a से रिप्लेस कर देते हैं, सिंपल m और a, ठीक है। तो बहुत हद तक ये हमारा हो गया, ठीक है। अब बस हमें क्या बच गया, प्रोपोर्शनल का साइन। अब इसको हटाना है, तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यूनिवर्सल रूल है। तो आया कांस्टेंट के जो है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शन हटा तो ये कांस्टेंट भाई साहब आ गए, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, वैल्यू 1। तो 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर वही आएगा। तो 1 इंटू एम ए इक्वल्स टू एम ए, तो हमें मिल गया फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन का सम है। एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को जब माइनस करोगे, टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम पे डिवाइड करोगे, वो एक्सेलरेशन है, यानी रेटिंग चेंज। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो एकदम सिंपल डेफिनेशन है वो हो जाएगा फोर्स, सिंपल डेफिनेशन बोलना गलत होगा। अब ऐसे बोल सकते हो कि सेकेंड लॉ से जो हमें फोर्स का डेफिनेशन मिल रहा है वो ये हो सकता है कि फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, यानी एक पर्टिकुलर बॉडी से मेरी बॉडी है, तो अगर मैं जिस भी स्पीड से हूं तो मेरे बॉडी से जो भी फोर्स लगने वाला है वो मेरे एक्सेलरेशन और मेरे मास का प्रोडक्ट होगा। यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ और मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फेमस लॉ, ठीक है। हर बच्चा इसको बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत भी किसी को नहीं पड़ती है। थर्ड लॉ सबको पता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये रट्टा मारा हुआ है सबका। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी आप कुछ भी करोगे तो आपको पलट के उसका एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलना ही मिलना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सो समझते हैं, वॉकिंग डेली लाइफ चीज है, चलना हर कोई चलता है। तो चलने वक्त आप करते क्या हो, आपकी बॉडी है, अब जमीन पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, अपने पैर से जमीन को पीछे धकेल रहे हो, तो जमीन क्या बोलता है, भाई तू मुझे धकेलेगा। जमीन भी आपको बोलता है ले तू आगे जा, वो भी आप पे फोर्स लगाता है, तो आप आगे चले जाते हो, ठीक है। अगर आपने जमीन पे कुछ ज्यादा बड़ा पैर हो गया, ठीक है, अगर आप जमीन पे बैकवर्ड प्रेशर लगा रहे हो तो जमीन क्या करेगा, आप पर भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में लगा तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो ये आपको चलने में हेल्प करता है। आप पीछे धकेलते हो, जमीन आपको आगे धकेलते हो, आप आगे बढ़ते हो।
अगर आप ज़मीन को आगे से पुश करोगे तो आप पीछे चलने लगोगे, ठीक है। तो यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर आप कहीं पे फोर्स लगाते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, यानी वो चीज़ बराबर उतनी ही ताकत से वो फोर्स उल्टा लगाएगा, ठीक है। अब वॉकिंग का ही एग्जाम्पल है, ये ज़मीन पे आप चल रहे हो, ट्रेडमिल पे चलो, आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, तो क्या वहाँ पे थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट रहता है, अब जैसे फोर्स लगाते हो तो बेल्ट फोर्स लगा के खुद मूव कर लेता है और आपको उसी पर्टिकुलर जगह पे चलते रखता है। अब कितना भी ताकत लगा लो, कितनी भी स्पीड से दौड़ा लो, अब बेल्ट को मूव करा दोगे, ठीक है। आपने ताकत लगाया तो क्या हुआ, बेल्ट मूव कर गया। जो फोर्स, जो बेल्ट को जो फोर्स लगाना था वो आपको मूव कराने में ना लगा, उसने खुद को मूव करा दिया, ठीक है। तो वहां पे आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप उसी पर्टिकुलर जगह पे काम करते रहोगे। फोर्स वहां भी लग रहा है उल्टा, आप फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स उल्टा लग रहा है, बट वो खुद को ही घुमा रहा है आपको, आप उसी जगह अटक गए, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है, अगर आप कहीं फोर्स लगा रहे हो तो आपको अपोजिट फोर्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और फोर्स, और वो जो फोर्स रहेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा। अगर मैं 2 न्यूटन लगा रहा हूँ तो उधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। एक एग्जाम्पल था वॉकिंग, दूसरा है स्विमिंग। आप पानी पे फोर्स लगाते हो हाथ से, पैर से, पानी क्या करता है, आप पैर से पानी को मारते हो, नीचे धकेलते हो, पानी आपको ऊपर उठा कर रखता है, आप हाथ से उसको पीछे धकेल रहे हो तो वो आपको आगे धकेल रहा है। इस वजह से आप आराम से फ्लोट भी करते हो और आगे की ओर मूव भी करते हो, और इन दोनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्विमिंग, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑलमोस्ट आपको डेली लाइफ में हर जगह देखने मिल जाएगा, और ये बहुत बड़ा या फिर बहुत भयानक चीज़ नहीं है। सेकेंड लॉ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट थर्ड लॉ सिंपल से बोलता है एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मास मायने नहीं रखता किसी चीज़ का, ठीक है। जैसे आपने धरती पे फोर्स लगाया तो धरती ने भी आपको फोर्स लगाया, आगे धकेल दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे मैंने भी तो फोर्स लगाया तो धरती पीछे क्यों नहीं खिसक गई, तो ये कोई लॉजिक नहीं था, उसका अपना मास है, ठीक है। यहां कह रहा है कि फोर्स अपोजिट मिलेगा, पर जो एक्शन हो रहा है वो अपोजिट हो ये कोई जरूरी नहीं है। यानी अगर आप जमीन पे फोर्स लगा रहे हो तो जमीन पीछे घसक जानी चाहिए, ये नहीं, हाँ जमीन आप पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। ये फोर्स को लेकर कहा गया है कि एक्शन का अपोजिट रिएक्शन मिल रहा है, आप जितनी ताकत से मारोगे आपको उतनी ही ताकत वापस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अभी हमने सेकंड लॉ में बात किया प्लेयर का बॉल कैच करने का, ठीक है। प्लेयर क्या करता है, फोर्स लगा के बॉल को रोक लेता है, तो बॉल बदले में उसको और झटका देता है तो उसे चोट लगती है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं, तीनों लॉ कवर हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सीआईडी सबने देखी होगी, ठीक है, काफी फेमस शो रहा है सीआईडी। उसमें दया दरवाजा तोड़ते थे लात मार के, बट यूजुअली मूवीज में दरवाजे कैसे तोड़ते हैं, टक्कर मार के, ठीक है। आप खड़े हो जाओ, गेट बंद कर दो, ठीक है, आप स्टिल पोजीशन में, आप रेस्ट में हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, आप रेस्ट में हो, आपने फोर्स लगाया जमीन पे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा, आपने मस्कुलर फोर्स दिया, आप मोशन में आओगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है अगर आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहोगे अनटिल अनलेस एक्स्ट्रा आप पे फोर्स ना लगे। तो आपने मस्कुलर फोर्स लगा दिया, ठीक है। आप दौड़ के गेट की तरफ जाओ, आप एक पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, आपकी वेलोसिटी 0 है, गेट पे मारते वक्त यानी गेट को टक्कर मारते वक्त आपकी वेलोसिटी 2 मीटर होगी, ठीक है। तो वहां पे गेट खुले ना खुले आपको जो चोट आएगी वो लगेगी, आपको थोड़ी सी चोट आएगी, ठीक है। अब आप ज्यादा फोर्स लगा दो, ठीक है, आप रेस्ट में रहो और बहुत ज्यादा फोर्स लगा दो, आपकी स्पीड बहुत बढ़ गई, उसके बाद टक्कर मारो, अगर गेट नहीं खुला, अगर खुल भी गया तो आपको तब भी चोट लगेगी, दोनों केसेस में आपको चोट लगेगा, ठीक है। तो जो चोट क्या होगा, फर्स्ट केस में जब आपने कम फोर्स लगाया तो चेंज, मोमेंटम का चेंज क्या होगा, कम होगा, यानी जो फोर्स लगेगी, या गेट पे जो फोर्स लगेगी आपके जरिए जो फोर्स गेट पे लगेगी वो कम होगी। और थर्ड लॉ, थर्ड न्यूटन का थर्ड लॉ वहां पे काम करेगा, आपने गेट को मारा, गेट आपको मारेगा, सिंपल सी चीज है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, वो आपको फोर्स लगेगा। अगर आपने कम फोर्स लगाया तो आपको कम चोट लगेगा, अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो आपको ज्यादा चोट लगेगा। तो इस एक इवेंट से आप न्यूटन के तीनों लॉस को समझ सकते हो, ठीक है। पहला, अगर आप कोई ये बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी अनटिल अनलेस उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अगर मोशन में है तो मोशन पे रहेगी जब तक उसको फोर्स लगा के रोका ना जाए, ठीक है। अब ये फोर्स फ्रिक्शन, ग्रेविटी, ह्यूमन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मोशन के केस में। दूसरा, मोमेंटम, रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम, वो फोर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा फोर्स होगा
मोमेंटम का जो चेंज है यानी रेट ऑफ चेंज मोमेंटम है वो उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, किसी भी चीज़ पे आप ज़्यादा फोर्स से मारोगे तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो चीज़ भी उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको रिटर्न देने वाली है। ठीक है, ये था थर्ड लॉ। तो आई होप आपको न्यूटन के तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। पहला, बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो उसी में रहना चाहता है, आप उसको अगर चेंज करना चाहते हो तो एक्सटर्नल फोर्स लगा दो। ठीक है, दूसरा, फोर्स जो है वो रेट ऑफ मोमेंटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी जो मोमेंटम का जो चेंज होगा वो सीधे सीधे फोर्स और टाइम पे डिपेंड करेगा। तो तीसरा, आप कुछ भी कहीं भी फोर्स लगा, आपको बदले में उतना ही फोर्स रिटर्न मिल जाएगा। धरती पे लगाओगे धरती से मिलेगा, पानी पे लगाओगे पानी से मिलेगा। ठीक है, तो यही थे न्यूटन के तीनों लॉ। पहला लॉ स्टेट ऑफ मोशन जो है वो रहेगा, सेकेंड लॉ फोर्स जो है वो मोमेंटम रेट ऑफ मोमेंटम पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। और बहुत सिंपल वर्ड में, फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये फोर्स का डेफिनेशन हमें सेकंड लॉ से मिलता है, इसको याद रख लेना। और तीसरा, एवरी एक्शन हैज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जितना ताकत लगाओगे उतना आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो आई होप आपको न्यूटन के तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।